क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमें इसमें से बताना है, जो ऑप्शन दिए हैं हमें दो ऑप्शन, एक ऑप्शन में हमारे दो मात्रक लिखे हैं, हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन एक ही सूत्र से है, क्या एक ही का है। तो पहला दिया है हमें, पहले हम यहाँ देखते हैं, पहला दिया है हमें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक होता है न्यूटन का। दूसरा दिया है हमें वॉट सेकंड, ये हमारा वॉट सेकंड जो होता है ये ऊर्जा का होता है, स्थितिज ऊर्जा का। तीसरा मात्रक है हमारा, दूसरे ऑप्शन में दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी मात्रक जो होता है ये स्थितिज ऊर्जा का होता है। दूसरा दिया है हमें जूल प्रति सेकंड, ये मात्रक होता है शक्ति का। वॉट शक्ति वाट का। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है किलोग्राम, ये हमारा हो गया, वॉट सेकंड ये भी हो गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये भी हो गया। चौथा ऑप्शन है हमारा यहाँ न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो होता है वो बल आघूर्ण का मात्रक होता है, बल आघूर्ण का। तो हमें पूछ रहा है इन मात्रकों में से कौन समान युग्म के हैं। तो इसमें पहला जो मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन का है और दूसरा ऊर्जा का है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमें ऊर्जा का दिया है। दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक ऊर्जा का है, जूल सेकंड शक्ति का है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये ऑप्शन हमारा ऊर्जा का है और वॉट सेकंड ये भी ऊर्जा का है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और वॉट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा है। उस पर काम करने वाला नेट बल होगा। यहाँ नेट बल कितना होगा, नेट बल कितना होगा। तो पहले देखते हैं हम, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, m इंटू ए। हमें एक ऊंचाई से m द्रव्यमान का, हमें m की वैल्यू दे रखी है 15 ग्राम, एक समान वेग से गिर रहा है। तो यहाँ वेग नियत है v इक्वल टू 0 है। अगर यहाँ पे वेग नियत है तो त्वरण क्या होगा, 0 होगा, a इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 15 इंटू ए की वैल्यू लगाएंगे तो 0, तो हमारा यहाँ जो नेट बल निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा, 0। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो सूची फर्स्ट में दिए गए अपशिष्ट के प्रकार का सूची सेकंड में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सुमेलित की हो। हमें यहाँ पे अपशिष्ट दिए हैं, फिर उनका समय दिया है, किस अपशिष्ट को नष्ट होने में कितना समय लगता है, हमें उनसे मिलाना है, चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतल। तो जो प्लास्टिक होती है वो पता है आपको अनेक वर्ष चलती है, सालों साल चलती है, वो नष्ट नहीं होती। तो इसका पहला दिया है 2 से 5 माह, दूसरा है 1 से 2 सप्ताह, तीसरा है 10 से 30 दिन, चौथा है 4 वर्ष और अनेक वर्ष। तो प्लास्टिक की बोतल का जो सही चयन होगा वो अनेक वर्ष से होगा, तो ए का होगा फोर्थ। हम ऑप्शन भी देखते चलते हैं साथ के साथ, ए फोर्थ नहीं, ए का फिफ्थ होगा, ए का फिफ्थ, यहाँ फोर्थ दिया है, गलत होगा, ये भी नहीं होगा, ये सही है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका चौथा भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सेकंड या थर्ड में से होगा। दूसरा देखते हैं रेशमी रूमाल। आगे दूसरा दिया है हमें रेशमी रूमाल, सूती कमीज, केले का छिलका और कागज। कागज को सबसे कम टाइम लगता है, हमें इसमें दिए हैं 2 से 5 माह, ये बहुत टाइम होता है, 1 से 2 सप्ताह, ये भी हमारा 1 से 2 सप्ताह, ज़्यादा टाइम लेंगे। और ये दिया है 10 से 30 दिन, ये दिया है 4 वर्ष। तो कागज को जो गलने में जो टाइम लगेगा वो 10 से 30 दिन लगेगा, तो ई का होगा थर्ड।
तो इसमें देखेंगे हम ई का थर्ड कौन सा है, तो इसमें दिया है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। आगे देखते हैं केले का छिलका। अगर केले के छिलके को हम खुला छोड़ दें तो आपको पता है 1-2 हफ्ते में वो नष्ट हो जाएगा, तो डी का लगेगा सेकंड। तीसरा है सूती कमीज। सूती वस्त्र को अगर हम खुला छोड़ दें या अपशिष्ट होने के लिए, मतलब अपघटन करने करने के लिए उसे खुला छोड़ दें तो उससे कितना टाइम लगेगा, तो 2 से 5 महीने में आराम से वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा है रेशमी रूमाल। तो रेशमी जो धागा होता है बहुत मजबूत ही होता है, उससे भी बहुत टाइम लगता है, तो इसका जो लास्ट बचेगा वो लगेगा 4 वर्ष से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें पहले अभिकथन दिया है विद्युत धारा एक सदिश राशि होती है। तर्क, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। तो हम पहले तो देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इस बात को याद रखना कि विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, और अदिश राशि होने के साथ साथ अदिश राशि होती है, परंतु उसके अंदर परिमाण और दिशा प्रदर्शित करने की भी प्रॉपर्टीज होती है। विद्युत धारा अदिश राशि होने के साथ साथ भी परिमाण और दिशा भी प्रदर्शित करती है। तो हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा सीटेट में पूछे जाते हैं। तो पहला दिया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि सदिश वो होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। अदिश वो होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण नहीं होती। तो विद्युत धारा अदिश होने के कारण परिमाण और दिशा भी प्रदर्शित करती है। तो पहला आंसर, पहला जो ऑप्शन है कथन दिया है वो गलत होगा। दूसरा हमें तर्क दिया है विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा होती है। तो तर्क हमारा सही है, कथन हमारा गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पहले देखेंगे हम। ए गलत है, तो ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका राइट ऑप्शन यही होगा। आगे देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ये नहीं होगा हमारा। ए और आर दोनों सही हैं, ये भी नहीं होगा। ए सही है परंतु आर गलत, ये भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इसका फर्स्ट होगा। ए सही है पर ए गलत है परंतु आर सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उसे शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भर सके। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संयलित होकर डब्लू बनाते हैं। तो देखो, जो माता के और पिता के जो माता के और पिता के जो अणु होते हैं, पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संनियत होकर जो बनाते हैं वो पहले युग्मनज बनाते हैं। तो सबसे पहले जो बनता है वो युग्मनज बनता है, जो बारंबार विभाजित होकर, ये युग्मनज बारंबार ऐसे करके विभाजित होता रहता है, विखंडन होता रहता है, होकर कोशिकाओं के गोलों में बदल जाता है। गोलों में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं। जो कोशिका बनती हैं वो ऊतकों में परिवर्तित हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है। मतलब इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। ये डब्ल्यू हो गया और ये एक्स हो गया हमारा, कहते हैं। यहाँ जो ये जो मतलब परिवर्तन हो जाता है, तो इस अवस्था में जो बन जाता है हमारा ब्रूड बन जाता है। तो हम एक्स को ब्रूड भी कह सकते हैं। होने लगती हैं जिसे एक्स कहते हैं, जो कि बाई की दीवार पर रोपित हो जाती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो ब्रूड बनता है ये गर्भाशय की दीवार पर रोपित हो जाता है। तो इसके बाद जो बनता है हमारा गर्भाशय बनता है, हम कह सकते हैं गर्भाशय। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। इन सबको मिला के हम कह सकते हैं, जिससे पहचान हो सके, इन सबको मिला के हम जो अवस्था बनती है उसे हम बोलते हैं गर्भ। जिससे पहचान हो सके इन सब की। गर्भ के अंदर गर्भाशय होता है, उसके अंदर भ्रूण बनते हैं, भ्रूण युग्मनज से बनता है। तो इसमें देखेंगे भ्रूण, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखेंगे युग्मनज, ये भी नहीं होगा। चौथा है युग्मनज भ्रूण गर्भाशय गर्भ, तो ये थर्ड आंसर इसका सही होगा।
राइट ऑप्शन इसका तीसरा होगा। युग्मनज फ्रूट गर्भाशय गर्भ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं रजरेखाएं हैं। पहला हमें ग्राफ बनाएंगे विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। दूसरा है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाना है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाना है। चौथा ऑप्शन है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाना है। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा ग्राफ सीधा बनेगा और वही हमारा आंसर होगा। जो जो ग्राफ सीधे बनेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो पहला इसमें दिया है हमें दूरी समय ग्राफ। पहला ऑप्शन है विराम अवस्था में वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो विराम अवस्था में वस्तु का दूरी समय ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसे करके यहाँ दूरी लिख सकते हैं हम, यहाँ समय, तो ये इस अवस्था में भी समय सीधा बनता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। तो इस अवस्था में भी हमारा जो ग्राफ है वो सीधा ही बनेगा। सेकंड देखेंगे, इसका बी जो है कुछ ऐसा बनता है, ऐसा ही बनेगा, इधर दूरी और इधर समय लेंगे। तीसरा ऑप्शन है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ। तो इस अवस्था में जो ग्राफ बनता है वो हमारा कुछ वक्र की तरह बनता है। ऐसे वक्र होते हैं ना, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे वक्र की तरह, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे, ऐसे सीधा नहीं बनेगा मतलब। तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। चौथा देखते हैं विराम अवस्था में पिंड का वस्तु का वेग समय ग्राफ। विराम अवस्था में अगर पिंड है तो उसका कुछ ऐसा बनेगा वेग समय ग्राफ। वेग यहाँ पर समय लिया जाए तो सीधी अवस्था में जो बनेंगे वो हमारा विराम अवस्था में जब पिंड होगा तो दूरी समय ग्राफ, और दूसरा ऑप्शन सही होगा और चौथा सही होगा, सी हमारा गलत होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा जिसमें से सी होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें से हमारा ए बी डी तीनों सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला दिया है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक होता है। तो ये बात सही है, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है। ये ऑप्शन गलत होगा, प्रकाश से ध्वनि धीमे नहीं चलती। तीसरा दिया है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये ऑप्शन सही होगा, प्रकाश और ध्वनि दोनों को ही संचरण करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम कण की। तो इसका ए और सी सही होगा, बी गलत होगा। तो जिसमें बी है वो ऑप्शन नहीं होगा, केवल ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड, ए और सी। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया। बोतल गर्म जल में रखी गई है, चरण ए है ये, और फिर ठंडे जल में रखी गई, चरण बी है। तो गुब्बारे का क्या होगा। पहला ऑप्शन है पहले चरण में गुब्बारा पिचक जाएगा, दूसरे में फूल जाएगा। दूसरा है चरण ए में पिचक जाएगा, चरण बी में पिचक जाएगा, दोनों में। तीसरा है चरण ए में फूल जाएगा, चरण बी में पिचक जाएगा। चौथा ऑप्शन है चरण ए में तो फूल जाएगा, चरण बी में भी फूल जाएगा। तो हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो देखो, अगर कोई प्लास्टिक की बोतल है, ये कोई बोतल है, इसके मुख पर एक गुब्बारा लगाया जाता है, ऐसे करके एक गुब्बारा लगाया जाता है, फिर इसको गर्म जल में रख दी गई है। देखो, जब इसे गर्म जल में रखा जाता है तो पानी में उपस्थित वायु के जो कण होते हैं, पानी में उपस्थित वायु के जो कण होते हैं वो गर्म होने के कारण उनका प्रसार हो जाता है। प्रसार होने के कारण गुब्बारे में वायु प्रवेश कर जाती है और गुब्बारा फूल जाता है। इसमें जो वायु के कण होंगे उनका प्रसार हो जाएगा और गुब्बारा फूल जाएगा। तो चरण ए में फूल जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा, पिचक जाएगा। दूसरा भी गलत होगा, थर्ड में से या फोर्थ में से होगा। कंडीशन बी देखेंगे हम, बी में क्या हो रहा है, फिर इसे हम ठंडे जल में डालते हैं। यहाँ गर्म जल था, इसी बोतल को हम ठंडे जल में डालें तो क्या होगा, जो प्रसार हुआ है वो संकुचित होके, मतलब वायु के अणु ठंडे होके संकुचित होकर आस पास आ जाएंगे। उससे क्या होगा, गुब्बारा पिचक जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा,
इस अवस्था में गुब्बारा पिचक जाएगा। वायु के अणु क्या होता है इसमें? वायु के अणु ठंडे होकर संकुचित होने की स्थिति में होते हैं। तो संकुचित होने के कारण वो पास पास आ जाते हैं, इससे यहाँ पिचक जाता है। यहाँ पे वायु के कणों का प्रसार हो जाता है तो ये फूल जाता है। तो राइट ऑप्शन इसका थर्ड होगा। ए में फूल जाएगा, चरण बी में पिचक जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन विषाणु रोग का युग्म है? जो विषाणु, पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग का युग्म है? पहला ऑप्शन है क्षय रोग, खसरा। दूसरा है खसरा टाइफाइड। तीसरा है पोलियो, हेपेटाइटिस ए। चौथा है खसरा। तो विषाणु से जो रोग होते हैं वो पोलियो और हेपेटाइटिस ए होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन थर्ड होगा।